नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। कहते हैं यूपी अजब है, लेकिन भ्रष्टाचार भी यहां पर गजब है। सूबे की योगी सरकार के सामने प्रदेश को उत्तम बनाने के लिए चुनौतियां तो तमाम हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं तो ताबड़तोड़ फैसलों के जरिए व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी बाधा है वो है भ्रष्ट अफसरशाही। वैसे यूपी में ईमानदार और काबिल अफसरों की कमी नहीं है, लेकिन पिछली सरकार में अफसरशाही को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हुए, उससे ये प्रश्न उठता है कि ऐसे अफसरों को साथ लेकर योगी सरकार कैसे सूबे के विकास में चार चांद लगा पाएगी। क्योंकि पिछली सरकार में हालात ये रहे कि प्रदेश को भ्रष्ट अधिकारियों की चरागाह के तौर पर देखा जाने लगा था। जो अफसर जितना भ्रष्ट रहा, पिछली सरकार में उसको उतना ही मलाईदार पद देने के आरोप भी लगे। नौबत तो यहां तक आई कि हाईकोर्ट ने अफसर की काबिलियत को लेकर भी सवाल उठा दिए। वहीं सीबीआई की जांच रिपोर्ट के बावजूद भी तत्कालीन सरकार पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि योगी सरकार के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन कैसे मुमकिन हो पाएगा। आईएएस राजीव कुमार, आईएएस पंधारी यादव, अरुण मिश्रा, यादव सिंह, यूपीएससी के अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव जैसे कुछ वरिष्ठ अफसरों के नाम हैं जो भ्रष्ट अफसरों की सूची में शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में दोषी पाया। जांच हुई, आरोप सिद्ध हुए, बावजूद ये अच्छे पदों पर तैनात रहे। सवाल है, ऐसे में उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से कैसे आज़ादी मिल पाएगी। योगी सरकार की तरफ से लगातार इस बात को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जो भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने का काम उनकी सरकार करेगी। लेकिन सवाल उठता है कि जब तक ब्यूरोक्रेसी चुस्त और दुरुस्त नहीं होगी, तब तक आखिर भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे हो पाएगा। शासन की तरफ से जो योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं का फायदा आम लोगों तक कैसे पहुंच पाएगा। क्योंकि पिछली सरकार में तमाम ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगे हैं, और ये तक कहा जाता रहा कि आरोपों में घिरने के बावजूद उन्हें मलाईदार पदों पर आसीन किया जाता रहा है। ऐसे में योगी सरकार के सामने चुनौतियां तो तमाम हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देना। हालांकि योगी सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ फैसले लेकर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो वादा संकल्प पत्र के माध्यम से उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किया है, उस वादे पर खरा उतरने के लिए उनकी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने की दिशा में जो भी कदम उठाने होंगे, उससे पीछे नहीं हटेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। सूबे की योगी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए। आखिर कैसे ये सब मुमकिन होगा, क्योंकि जब तक एक साफ सुथरी ब्यूरोक्रेसी के साथ आप कामकाज नहीं करते हैं, तब तक शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचेगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ लखनऊ से रविंद्र सिंह जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनसे जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही चुनौतियां कितनी बढ़ी हैं सरकार के सामने। संजीव मिश्रा जी हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। ओंकार नाथ सिंह जी हैं, आप प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी। हरीश श्रीवास्तव जी हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के। कैप्टन द्विवेदी जी हैं, आप रिटायर्ड आईएएस हैं। साथ ही नूतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज हित से जुड़े मुद्दों को वो उठाती रही हैं, उस पर अपनी आवाज़ को बुलंद करती रही हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत हरीश श्रीवास्तव जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि योगी जी के सामने चुनौतियाँ एक नहीं हैं, तमाम हैं, जिनमें सबसे अहम अगर कहा जाए तो वो भ्रष्टाचार। क्योंकि आपकी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी प्राथमिकता है भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देना। कैसे मुमकिन होगा ये? देखिए, हमारी सरकार का पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की मुख्यमंत्रित्व में जो सरकार है, नीति और नियत अक्षय जी जब सही होती है तो जो शासन प्रशासन तंत्र है वो भी सही रास्ते पे चल पड़ता है। आपने देखा कि अभी सरकार को शपथ ग्रहण किए, 19 तारीख को शपथ ग्रहण किया था, आज 4 अप्रैल है, और बहुत सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश में की जनता को ये लगने लगा है कि हाँ, बदलाव स्पष्ट दिखाई लगने लगा है, लोगों को महसूस होने लगा है, चाहे वो कानून व्यवस्था के मसले हों और चाहे अन्य भी।
दृढ़ इच्छा शक्ति और स्पष्ट नीति, पारदर्शी व्यवस्था इस पूरे भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी। जो उत्तर प्रदेश में कुशासन व्याप्त था उसको समाप्त करेगी। और जो प्रतिबद्धता हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश की सम्मानीय जनता को दिया था, उस प्रतिबद्धता को पूरी करने के लिए पूज्य योगी जी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चलिए बिल्कुल, हम अगले 1 घंटे में यही जानने का प्रयास करेंगे कि वो रणनीति क्या होगी, किस तरह से सरकार कदम बढ़ाएगी ताकि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का जो एक नारा भी आप लोगों ने दिया है, जो वादा भी किया है, वो वादा पूरा हो पाए। नूतन ठाकुर जी, मैं आपके पास आता हूं। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त रही है ऐसे अफसरों की, हालांकि ये बात भी उतनी सही है कि उत्तर प्रदेश में ना तो ईमानदार काबिल अफसरों की कमी है, लेकिन कुछ अफसरों की वजह से ब्यूरोक्रेसी पर दाग रहा है। कैसे मुमकिन हो पाएगा कि ऐसे लोगों को मौका देना, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना जो ईमानदारी के साथ अपने फर्ज का निर्वहन कर पाए? जैसे देखिए, मैं ये कहूंगी अक्षत जी की सबसे जरूरी चीज जो है कि चूंकि जो भी प्रशासन चलना है चलाते ब्यूरोक्रेट्स ही है, नीति का कार्यान्वयन जो सरकार नीति बनाती है धरातल पर लाने का काम ब्यूरोक्रेट्स का होता है जी। ध्यान देने वाली बात जो है कि जो यस बॉस का कल्चर है, जब वो अगर खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेहतर काम करेगी, क्योंकि वहां अंकुश लगेगा। जैसे एक कहावत पहले कही गई थी नीति संबंधी दोहे की, निंदक नियारे राखिए। अब समस्या ये है कि जो भी अगर आलोचना करता है उसको कोई पसंद नहीं करता है। जब तक आलोचना सुनने की ताकत नई सरकार में भी नहीं होगी और उसको ग्राह्य कर जो कमी है उसको दूर करने की, तब तक ये स्थिति शायद नहीं सुधरेगी। क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट्स ज्यादातर है वो मन चाही बात बोलते हैं, सही बात नहीं बोलते हैं हमारे पॉलिटिशियंस को भी, और शायद उसका खामियाजा जो है जनता को भी भुगतना पड़ता है। और दोनों, और एक जो नेक्सस पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स का बन गया है उसको तोड़ने की जरूरत है। जब ये टूटेगा तो निश्चित रूप से चीजें धरातल पर दिखेंगी। क्योंकि चेक बैलेंस का सिस्टम था वो पिछली सरकार के दौरान बिल्कुल खत्म हो गया था। आप अगर किसी अधिकारी की शिकायत करते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती थी, किसी विधायक या कोई भी जो ठेकेदार है या जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोग, उनकी अगर शिकायत करते तो कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि ये एक बड़ा मजबूत नेक्सस बना हुआ था। जरूरत इस नेक्सस को तोड़ने की है और नई सरकार के सामने मुझे लगता है यही चुनौती है कि किस तरीके से दोनों सिस्टम जो है वो मिलकर साथ तो काम करते हैं लेकिन अलग अलग वजूद है, और अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे को चेक बैलेंस करने की है, वो किस तरीके से सामंजस्य बनाते हुए पूरी कर पाए। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती यही है। अगर इसमें सफल हो गए तो निश्चित रूप से जो परिणाम है वो धरातल पे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अन्यथा जो पिछली सरकार की स्थिति थी, देर सवेर हो सकता फिर वही ढर्रा पे शुरू हो जाए। ठीक है कैप्टन द्विवेदी जी, आपका लंबा चौड़ा प्रशासनिक अनुभव रहा है, आपने कई सरकारों में काम भी किया है और किस तरह से ब्यूरोक्रेसी काम करती थी, करनी चाहिए, ये अंतर भी आप बाखूबी समझते हैं। क्या सुधार करना होगा, कैसे ब्यूरोक्रेसी को पटरी पर लाया जाए, क्योंकि ईमानदार अफसरों की हम बार बार कह रहे हैं कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में। अक्षय, देखें, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने बताया कि यदि मंशा स्पष्ट है और पारदर्शी व्यवस्था है जी, तो यही ब्यूरोक्रेट्स अच्छी तरह से काम करते हैं। और जहां पर बंदरबांट हो रही है जी, वहां पर चूंकि ब्यूरोक्रेट हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे के आए हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है, तो वो कोशिश करते हैं कि उसका फायदा उठा लें। अभी तक जो 15-20 दिनों के अंदर देखने में आया है व्यवस्था परिवर्तन, वो चूंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद बना रहे हैं पब्लिक से, तो उनको हर प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। और आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी में भी हड़कंप मचा हुआ है कि पता नहीं किसकी फाइल कब तलब हो जाए। ये स्थिति चेक एंड बैलेंस की होती है जी। ब्यूरोक्रेट वही होता है, काम का इम्प्लीमेंट, काम का अंजाम उसी को देना होता है, और वो सदैव ऊपर देखता है कि हमारे लिए क्या निर्देश हो रहे हैं। जब निर्देश स्पष्ट हैं कि ईमानदारी से काम करना है, तो 90% ये मान के चलें अक्षय कि लोग डिलीवरेंस करेंगे, मौके पर रिजल्ट मिलेगा जी।
5-10% हर जगह मिलते हैं। काबुल में हर तरह के लोग होते हैं, जी जी। ये आप सभी जानते हैं। वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, वो आइसोलेट हो जाएंगे, और उनके में अगर 2-4 के खिलाफ भी कार्रवाई कायदे से हो गई तो ये सिस्टम अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। मैं अभी बता रहा था जी कि सचिवालय में एक परंपरा हुआ करती थी, एक गाइडलाइन है सचिवालय की कार्य पद्धति की, जिसको रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। उसमें एक परंपरा हुआ करती थी पूर्व में, जब हम लोग ट्रेनी थे जी, डिसेंडिंग नोट लिखने का। ऊपर से जो भी आदेश आया है, यदि वो नियम संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, तो ये अधिकारी का दायित्व बनता है कि वो सही पोजीशन लिख करके ऊपर में प्रस्तुत करे। एक्सेप्ट करना न करना ये ऊपर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब वो परंपरा समाप्त हो गई। ऊपर से जिस तरह से उंगली दिखाई जाती है उसी तरह का नोट बन के जाने की परंपरा शुरू हो गई, जिससे भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। जिस दिन ये परंपरा में चेक लग जाएगा, और जैसा मुझे उम्मीद लग रही है कि जो कार्य प्रणाली प्रारंभ हुई है वो होगा, तो आपको एक स्वच्छ पारदर्शी व्यवस्था इसी ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। बिल्कुल सर, इसीलिए हम इस बहस को आज लेकर आए हैं कि वो पारदर्शिता, वो परिपाटी जो अब तक चली आ रही थी, क्या उसमें परिवर्तन हो पाएगा? अगर हाँ, तो वो कैसे हो पाएगा? आप सभी मेहमान बने रहिए। एक रिपोर्ट आपको भी दिखाते हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। दरअसल एक लंबी चौड़ी फहरिस्त रही है। आईएएस राजीव कुमार रहे हों, आईएएस पंधारी यादव, अरुण मिश्रा, यादव सिंह, यूपी पीएससी के अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव, ये ऐसे कुछ वरिष्ठ अफसरों के नाम हैं जो भ्रष्ट अफसरों की सूची में शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में दोषी पाया। जांच हुई, आरोप सिद्ध हुए, बावजूद इसके ये अच्छे और मलाईदार पदों पर बने रहे। सवाल है कि ऐसे में उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिल पाएगी? यूपी गजब है। हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट अधिकारियों के चारागाह के रूप में देखा जाने लगा है। बीते सालों में जो अफसर जितना भ्रष्ट रहा, पिछली सरकार ने उसे उतने ही बड़े पद से नवाजा। स्थिति इतनी गंभीर रही कि सीबीआई जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने के बाद भी भ्रष्टों को मलाईदार पदों से नवाजा गया। बात चाहे नोएडा के सीईओ पद पर तैनात राजीव कुमार की रही हो या फिर यूपी के नियुक्ति सचिव की, यूपी एसआईडीसी के मुख्य अभियंता अरुण मिश्र रहे हों या फिर नोएडा के मुख्य अभियंता यादव सिंह। इस तरह के एक दो नहीं बल्कि मलाईदार पद पाने वाले अफसरों की एक लंबी कतार है। पिछली सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा था कि अफसरों की काबिलियत क्या है। हाईकोर्ट को नोएडा के तत्कालीन सीईओ रमा रमण के बारे में पूछना पड़ गया कि आखिरकार प्रदेश सरकार उनको हटा क्यों नहीं पा रही। कुछ दिनों बाद उन्हें हटाया गया और प्रवीण कुमार को मुख्य सचिव के पद से हटाते हुए वहां भेजा गया, लेकिन सियासी दबाव के चलते वो फिर हटा दिए गए और रमा रमण को फिर उसी पद पर तैनात कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा कि आखिर प्रवीण कुमार को मुख्य सचिव पद से क्यों हटाया गया। ऐसा ही इस वक्त भी हुआ जब सरकार ने राजीव कुमार को नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर तैनात कर दिया। चौतरफा किरकिरी के बाद और फजीहत से बचने के लिए आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार को प्रमुख सचिव नियुक्ति राजीव कुमार को उनके पद से हटाना पड़ा था। अब वो जेल में हैं। उनकी तैनाती के बारे में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार को आड़े हाथों लिया था। उसने पूछा था कि जिस अधिकारी को सीबीआई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई हो, उसे नियुक्ति सचिव जैसे अति महत्वपूर्ण पद पर क्यों तैनात किया गया। पंधारी यादव भी सीबीआई जांच के दायरे में। ऐसे एक दागी अफसर हैं पंधारी यादव। मनरेगा घोटाले में सीबीआई ने उन्हें दोषी करार दिया। तत्कालीन सरकार ने उन्हें निलंबित तक नहीं किया, बल्कि पंधारी को पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में महत्वपूर्ण पद से नवाजा, फिर विवाद बढ़ने पर आवास विभाग का सचिव बना दिया गया। कहते हैं कि आवास विभाग के ललितपुर से गाजियाबाद तक के अहम फैसले उन्हीं की मर्जी से होते रहे। पंधारी यादव पर जिलाधिकारी रहते हुए मनरेगा के मद से 98 करोड़ का नाश्ता करने जैसे कई आरोप हैं। एलडीए अफसर भी काट रहे मलाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण में घोटाले की सीबीआई जांच हुई। इसमें 34 अफसरों को सीबीआई ने दोषी ठहराया, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इस घोटाले में शामिल आईएएस और पीसीएस व इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी अच्छे पदों पर तैनात किए गए। उनकी जांचें और उनकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। गोमती नगर के विपुलखंड प्लॉट आवंटन की जांच में जो अधिकारी दोषी पाए गए थे, वो भी उच्च पदों पर तैनात हैं। एलडीए के एक अन्य घोटाले में एक रिटायर्ड पीसीएस और 2 बाबुओं को जेल भेजकर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। हालांकि निजाम बदलने के बाद से एलडीए के उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यादव पर अब शिकंजा कसने लगा है।
सपा सरकार का दागी अफसरों से था प्रेम। तत्कालीन समाजवादी सरकार के दागियों से प्रेम का ये कोई पहला मामला नहीं। अखिलेश यादव सरकार के खजाने में ढेर सारे दागी महत्वपूर्ण और मलाईदार पद कहे जाने वाले पदों पर तैनात थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के सीईओ रह चुके आईएएस संजीव सरन और आईएएस राकेश बहादुर के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर सख्त टिप्पणी की थी। उस वक्त अदालतों के निर्देश के बाद भी सरकार उनको नोएडा प्राधिकरण से हटाने को तैयार नहीं थी। बाद में मायावती के सत्ता में आने पर दोनों को भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित किया गया, मगर अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही दोनों को फिर से नोएडा का अध्यक्ष व सीईओ बना दिया गया। वो अब भी शासन में उच्च पदों पर तैनात हैं। मायावती के शासनकाल में हुए 4,721 करोड़ के नोएडा घोटाले के आरोपी बनाए गए इन दोनों अधिकारियों को आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जनवरी 2013 में अपने पदों से हटना पड़ा। लेकिन आज ये अधिकारी अच्छे पदों पर तैनात हैं। जिलों में जिलाधिकारी के पद पर भी ऐसे 1 दर्जन अधिकारी कलेक्टर के पदों पर तैनात हैं, जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांचें चल रही हैं। अनिल यादव, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग। भ्रष्ट अफसरों की फहरिस्त में अनिल यादव का नाम भी वरिष्ठता की सूची पर आता है। इनके कार्यकाल में यूपी पीएससी का पर्चा लीक हुआ, जबकि जाति विशेष और अपने सगे संबंधियों को नौकरी देने का गंभीर आरोप भी लग चुका था। हालांकि जांच के बाद इन्हें हटा दिया गया था। जगमोहन यादव, पूर्व डीजीपी, उत्तर प्रदेश। यादव सिंह प्रकरण में जगमोहन यादव का नाम भी खूब जोर शोर से उछला था। इनके ऊपर आरोप था कि सीबीसीआईडी में रहते हुए इन्होंने यादव सिंह के साथ मिलकर उनके मामलों में उन्हें क्लीन चिट दी। हालांकि अखिलेश सरकार में इन्हें इन आरोपों के बावजूद डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि फिलहाल ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनके अलावा भी कई अधिकारी कर्मचारी योगी राज में रडार पर हैं, जिनको लेकर हर विभाग के अलग अलग महकमों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए। लिहाजा ये देखने वाली बात होगी कि नए निजाम के क्या फैसले होते हैं और इन भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार का कितना जोर चलता है। विक्रम मिश्रा, एपीएन, लखनऊ। या तो ये रिपोर्ट आपने देखी है कि लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब यूपी में भ्रष्ट अफसरों पर लगाम लगेगी। पिछली सरकार में भ्रष्ट अफसरों को आखिर क्यों तवज्जो दी गई। सवाल ये उठता है कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही तत्कालीन सपा सरकार का दागी अफसरों से क्या प्रेम था। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर हम रुख लखनऊ का करेंगे। संजीव मिश्रा जी, मैं आपके पास आता हूं। जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या प्रेम था दागी अफसरों से कि उन्हें मलाईदार पदों पर आसीन किया जाता रहा। देखिए अक्षय जी, ये आपका आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन अभी जब केवल आरोप लगना कोई मतलब नहीं रखता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं अभी, चूंकि 12-14 दिन की सरकार। संजीव मिश्रा जी, हाईकोर्ट की तरफ से ये पूछा जाता है कि आखिर इस अधिकारी में क्या काबिलियत है। आप कह रहे हैं कि हम सवाल उठा रहे हैं, आरोप है। आपने तो लंबी फहरिस्त दी है सर। सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट देती, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई थी, ये भी आरोप है। सबके ऊपर सीबीआई की कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए अक्षय जी, पूरी बात मेरी सुनिए तो समझ में आएगी। आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं जी। भ्रमित भी नहीं होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की जो पिछली सरकार थी, समाजवादियों की सरकार थी, बड़े पैमाने पर हम लोगों ने काम कराए हैं। और अगर आपको लगता है, या अगर विपक्ष को लगता है, या अगर आज की तारीख में जो सत्ताधारी दल है उसको लगता है और वो जांच करा रही, तो उसके ऊपर ये नहीं हो जाएगा कि आरोप निर्धारित नहीं हो जाता, आरोप तय नहीं हो जाता। मुझे लगता है कि आरोपों की जांच करा रहे, जांच कराए, और कहीं अगर दूध का दूध और पानी का पानी निकलता तो फिर बात होगी। मुझे लगता है कि अभी सबको अगर आप ये कह दोगे कि भ्रष्ट है, मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। जब तक उनका कुछ तय ना हो जाए, तब तक आप अगर लंबी फेहरिस्त बताएंगे और उनका क्या प्रेम था, मुझे लगता है कि ये इससे दिग्भ्रमित हो रही है। रविंद्र सिंह जी, आखिर क्या किया जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को, संजीव मिश्रा जी को ये भरोसा हो कि नहीं, आरोप लगे थे तो बेबुनियाद नहीं हो सकते। नहीं, देखिए, आरोप प्रत्यारोप की तो बात अलग है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से नौकरशाही ने सत्ता से जुड़ के और जिस तरीके के खेल किए हैं, आपको याद है मायावती के जमाने में लगभग 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जो काम हुए वो काम कैसे हुए और किस तरीके से कराए गए, ठीक उसी तरीके से मान लीजिए पिछले शासनकाल की बात करें, लखनऊ का ले ले, रिवर फ्रंट गोमती को बनाने की बात हुई, सुंदरीकरण की, 1500 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन 60% काम हुआ।
60% काम हुआ, और जो पहला काम था कि नालों की सफाई होती, नालों का उनको ठीक से अगर किया जाता तो गोमती साफ रहती। तो सवाल इस बात का है कि आखिर जो योजनाएं बनती हैं तो वो योजनाएं उतने पैसे में पूरी होती क्यों नहीं है। इधर एक चलन अधिकारियों ने डाला है कि ड्रीम प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, ये ड्रीम प्रोजेक्ट उस पर लाखों करोड़ों जब खर्च होते हैं और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। योजनाएं जो बनाई जाती हैं वो पहले ही बढ़ चढ़ के बनाई जाती हैं और फिर उनको देरी करने के बाद उनका डेढ़ा और दुगना और खर्च बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो अधिकारी हैं, आपको याद हो कि इसी प्रदेश में 2 पूर्व मुख्य सचिव, चाहे वो एपी सिंह जी हो चाहे नीरा यादव जी हो, उनको जेल जाना पड़ा भ्रष्टाचार के ही आरोप में। प्रदीप शुक्ला जैसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो बहुत ही योग्य और अच्छे अधिकारी माने जाते थे, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट रहे। प्रश्न ये है कि जब तक इन अधिकारियों को, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनको दंडित नहीं किया जाएगा, इनको उजागर नहीं किया जाएगा, तब तक दूसरे अधिकारियों के सामने नसीहत नहीं आएगी। जैसा कि आपने अभी कहा था कि अच्छे अधिकारियों, ईमानदार अधिकारियों की प्रदेश में कमी नहीं है, सही में कमी नहीं है, लेकिन अच्छे अधिकारियों को सही जगह पर तैनात करना। लेकिन ताज्जुब ये होता है कि पिछली 2 सरकारों में ऐसे तमाम अधिकारी मलाईदार पदों पर रहे हैं जो मायावती शासनकाल में भी थे और अखिलेश यादव शासनकाल में भी थे। आखिर ये अधिकारी क्यों ऐसे पद पा जाते हैं, इसके पीछे क्या राज है और कैसे करोड़ों करोड़ का घोटाला होता है। जब तक कि हम इन अधिकारियों की जांच नहीं करेंगे और इनकी न केवल जांच करें बल्कि इनको जेल भेजें और इनके द्वारा पैदा की गई जो अकूत संपत्ति है और अवैध संपत्तियां हैं उनको जब्त किया जाए, ठीक है, शासन अपने हाथ में ले, तभी जाके एक नसीहत मिलेगी और अधिकारी सही ढंग से काम कर पाएंगे। ओंकार नाथ सिंह जी, ये रविंद्र सिंह जी का सुझाव ठीक है ना? देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी को कुल 15 दिन हुए हैं बने हुए। आप उन पे इतना प्रेशर डाल दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि उनके हाथ से आप गलत काम करवाना शुरू कर देंगे। किसी भी मुख्यमंत्री को थोड़ा समय दीजिए समझने के लिए, बात करने के लिए कि उसका सचिवालय कैसा है, उसके ऑफिसर्स कैसे हैं। ऑफिसर बेईमान और ईमानदार नहीं होते। ओंकार नाथ जी, ये सब समझते समझते न जाने कितनी सरकारें आई और चली गई। सुनिए और समझ नहीं पाई। अक्षय, मेरी बात सुन लीजिए। अक्षय, मेरी बात सुन लीजिए। घोड़े पर जो सवारी होती है, अगर सवार अच्छा नहीं होता तो घोड़ा गिरा देता है। तो इसलिए जो भी, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे छोटे कर्मचारी हो, चाहे बड़े कर्मचारी हो, नहीं तो ये चाहे पुलिस के लोग हो, घुड़सवार कमजोर नजर आते हैं तगड़ी होगी तो यही जो बेईमान है, यही बेईमान ईमानदारी से काम करने लगेंगे। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। मुख्यमंत्री ने अपने आवास से सारे एयर कंडीशनर सब उतरवा दिए। किसी मंत्री की अब हिम्मत नहीं होगी कि वो स्टेट ऑफिसर को बुला के कहे कि हमें नया एसी लगा दो। किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वो सचिवालय की फाइल जो है वो जाती है मुख्यमंत्री के स्वीकृत के लिए। तो वो सोचेंगे कि जब मुख्यमंत्री अपना एसी निकलवा दे रहे हैं और हम नया एसी खरीदवा रहे हैं तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो लीडरशिप इसको बोलते हैं। अगर लीडरशिप अच्छी होगी तो अधिकारी अपने आप ठीक हो जाएगा और उनको, यानी आपको लग रहा है कि अधिकारियों पर जो दोष लग रहा है, ओंकार नाथ जी, अधिकारियों पर दोष जो लग रहा है वो दूसरा उतने दोषी नहीं है, वो उतने दोषी नहीं है। ये सारा खेल सरकार में बैठे नुमाइंदों का होता रहा है, बेईमानी उनकी वजह से ये दाग लगते हैं। अधिकारी बेईमानी, अक्षय मेरी बात सुनिए, अगर अधिकारी बेईमानी किया है तो अधिकारी को सजा मिलेगी, वो मुख्यमंत्री देखेंगे उसको। लेकिन रोज रोज अगर इस चीजों को बताया जाए कि उनके ऊपर ये था, उनके ऊपर ये था, सब जानते हैं कि ये सारी चीजों के बावजूद उन अधिकारियों को रखा गया है। कभी कभी मुख्यमंत्री कुछ अधिकारियों से, संजीव मिश्रा जी को बताइए, संजीव मिश्रा जी कह रहे हैं कि नहीं आप तो आरोप लगा रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये बात उनको नहीं बता रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ बता रहा हूँ। एक उदाहरण आपको देता हूँ। जब प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जी, मैं अपनी बात रखूंगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा जी को बुलाया। नृपेंद्र मिश्रा जी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनको आवश्यकता हुई। वो ट्रायो के चेयरमैन रह चुके थे और ट्रायो के चेयरमैन के लिए था कि 3 साल तक वो किसी के यहाँ कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए वो रूल ओवर रूल किया गया, उसको हटाया गया और उनको बुलाया गया क्योंकि उनको आवश्यकता थी। अब कोई आदमी उनसे गलत काम करने लगे और किसी चीज में वो फंस जाए तो आप उनकी बुराई करने लगेंगे। तो अधिकारी नहीं गड़बड़ होता है, अधिकारी को लोग गड़बड़ कर देते हैं। ये पॉलिटिकल लीडरशिप गड़बड़ करती है। संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी जवाब दीजिए, अधिकारी गड़बड़ नहीं थे, गड़बड़ करवाई गई, और ये गड़बड़ किसकी तरफ से करवाई गई? फिर
अब ये तो ओंकार जी ही बताएंगे, मैं कैसे सर बता सहयोगी सकता हैं हूँ? आपके, आप लोगों वो की दोष बात नहीं कर दे रहे रहा हैं। हूँ, किसी भी उन्होंने लीडर को बात दोष की नहीं है। दे रहा हूँ। जो आप बात कह रहे हैं मैं उसकी बात कह रहा जो हूँ। वो बात कह रहे हैं उनका जवाब तो वही देंगे। जी। देखिए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, एक बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके से पिछली सरकार में शानदार तरीके से काम हुआ, मैं फिर कहूंगा, डंके की चोट पे कहूंगा आपके सर हम चैनल काम पे। की बात ही नहीं और कर जो रहे हैं। अच्छे अधिकारी थे जिन्होंने, अरे आप पूरी बात तो सुनिए। संजीव मिश्रा जी, हम काम की विकास की अगर बात ही आप नहीं कर रहे हैं पूरी बात ना। नहीं उत्तर सुनेंगे, प्रदेश की अगर सम्मानित पूरी बात ही जनता नहीं ने आने देंगे, अगर आप ही को इनके कहना काम है, की जो बैलेंस संजीव है, मिश्रा जी तो भारतीय मुद्दे पर जनता आइए ना की सर। जनता को कहलाना सर है। मुद्दे पर आइए ना। वो इनको तो आप लोग क्या कहते थे बोल काम पाएंगे? बोलता है, तो जनता ने जवाब दे दिया। पार्टी- हम जिस पार्टी- मुद्दे पर हैं उस पर पार्टी- जवाब दीजिए। आप बहस से खुद ही सुनना नहीं भागने की चाहते, कोशिश कर रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी के प्रतिनिधि तो खास तौर से नहीं सुनना चाहते, वो तो चाहते हैं कि किसी तरीके से डिरेल हो। अरे हम तो देखिए, चुपचाप एक सुन रहे हैं। आप हम नहीं तो चुपचाप संजीव सुन रहे जी, हैं। संजीव जी इसी पर जवाब दीजिए। जो हम सवाल उठा रहे हैं सर ये बताइए। ठीक है हरी जी मैं आपके पास आऊंगा। संजीव मिश्रा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। वो सच समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं हो पा रहा है। नहीं हरी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी, में अभी तक कोई काम किया है क्या आपने? ईमानदारी से अगर दिल पे हाथ रख के बताइए तो बताइए। उत्तर प्रदेश की देखिए, जनता कह रही काम हुआ है। अरे उत्तर प्रदेश अभी की आप जनता हैं तो गोबर कहे- में है इसलिए अच्छा- आपको अच्छा, नहीं, अभी नहीं, आप नहीं, बात तो किया है क्या गोबर बहस में को है, डिरेल मत कीजिए इसलिए आपको प्लीज। पता हरीश नहीं श्रीवास्तव लग रहा। जी, बात आ जाने दीजिए, हरीश श्रीवास्तव जी मुद्दा बेहद गंभीर है। ये चुनौती है आप लोगों के सामने, थोड़ा सा समय इसको गंभीरता से समझिए। बात रख लेने दीजिए। संजीव मिश्रा जी हाँ देखिए एक चीज बहुत साफ सी है, मैं फिर कहूंगा आपके चैनल पे कि अच्छा काम हुआ था। जो अच्छा काम करने वाले अधिकारी थे, अगर आप उन्हीं की खाली जांच करा रहे हो और द्वेषवश करा रहे हो तो ये भी उचित नहीं होता लोकतंत्र में। बहुत से काम ऐसे होते ठीक है, सुनिए। जो बहुत शानदार सर, तरीके से लोगों ने कराए। एलडीए से लेकिन शुरुआत उसके करते हैं। बावजूद संजीव भी जी, केवल आप संजीव इसी जी तरीके से करो। हम एलडीए से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। आंकड़ों पर बात करते हैं, आप छोड़ आप दीजिए। कहीं से भी शुरुआत करो। सर कुछ उसमें सीबीआई आए, की जांच में अगर आए 34 और अफसर है, दोषी पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्लॉट आवंटन के दोषियों पर मेहरबानी क्यों हुई? इस बात का जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार में तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर, बताइए ना। भ्रष्टाचार में है तो उसका उनका खुलासा होना चाहिए, साफ सी बात। भाई सीबीआई कोर्ट थोड़ी है, सीबीआई कोर्ट नहीं है। सीबीआई अपना काम कर रही है, उस पर कार्रवाई चल रही है। जब कार्रवाई होगी तो उस पर एक्शन होगा। तो सर जब जांच रिपोर्ट सामने, ओंकार जी, जांच रिपोर्ट सामने आ जाती है, मैं कैप्टन द्विवेदी जी आपके पास आता हूं। जब जांच रिपोर्ट सामने आ जाती है, अब जांच एजेंसियों को ही सवाल उठा देंगे क्या उस पर कि सीबीआई कोई अदालत नहीं है, तो किसकी बात आप मानेंगे? कौन तय करेगा कि दोषी कौन है? जैसा आपने बताया उसका सिस्टम ये होता है कि सीबीआई की जब रिपोर्ट आती है तो संबंधित के विरुद्ध अगर अभियोग पाए जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए फाइल जाती है जी। और जब प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हो जाता है तब संबंधित सक्षम न्यायालय में वो चार्जशीट फाइल की जाती है और नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर जैसा कि आरोपित है और जैसा आप भी कह रहे हैं, कुछ पत्रावलियां जिसमें सीबीआई ने अपनी स्पष्ट संस्तुति की थी और आरोप सिद्ध पाए जाने का बताया जाता है, मैं इसके बारे में स्पष्ट नहीं हूं, तो वो पत्रावलियां प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए भेजी गई थी और वो यथावत पड़ी हुई हैं। वो किन कारणों से पड़ी हुई हैं ये तो उच्च स्तरीय नहीं, ये बात जिम्मेदारी है, किसकी थी वही द्विवेदी जी? बताया जा सकता है। ये शासन की जिम्मेदारी होती है, शासन की ड्यूटी होती है कि उसको देखें, उसका परीक्षण करें और नियमानुसार उस पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन तत्काल दिया जाए जी। इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं कि उसको रोका नहीं जा सकता। नूतन ठाकुर जी, जो तर्क दिए जाते हैं, हम अब जो पिछला हो चुका हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्या तरीका वो अपनाया जाना चाहिए, क्या वो रणनीति होनी चाहिए? और जैसा कि अभी द्विवेदी जी ने भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी पटरी पर आ सकती है, आपको मौका देना होगा अधिकारियों को कि वो खुद को प्रूव करें। आपको नहीं लगता कि जैसा ओंकारनाथ जी ने इस बात को स्वीकार किया कि अफसरशाही उतनी दोषी नहीं है, दोष किसी का और होता है लेकिन मड़ अफसरों पर जाता है? देखिए अक्षय जी, मैं ये कहूंगी कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, हमारा देश जो है वो संविधान और कई कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उनके अनुसार चलता है। लेकिन पिछले दौरान में अगर आप चीजों को देखें तो जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, मैं कहूंगी अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके नियम बने हुए हैं, खास करके हर तबके में एक ट्रांसफर पोस्टिंग सीजन कहते हैं कि उस दौरान होगा। आईएएस आईपीएस अधिकारियों के लिए रूल्स अमेंड किए गए कि वो प्रेशर में न आए और
एक स्टेबल वो भी एक जगह पे रहे, ताकि किसी भी अधिकारी को कोई जगह समझने में कम से कम 4-5 महीने का समय लगता है। उसके बाद वो एक नीति बनाता है, अपना उसके अनुरूप काम करता है। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों के ताबड़तोड़ तबादले हुए, कोई भी अधिकारी, ऐसे अधिकारी जिनकी पहुंच थी या ये मैसेज जाने लगा कि अगर आप कितनी भी गड़बड़ करते हैं आरोप लगेंगे, काम करता है जो उस पे आरोप लगते हैं। सरकार का काम क्या है, अगर आरोप लगा आप उसकी जांच कराइए, जांच में पारदर्शी जांच कराइए, जांच में दोषी है तो सजा होगी, निर्दोष है तो बरी होंगे। लेकिन अगर जब पिछले बार मैं कई बार डिबेट में आई, मैंने कई PILs भी किए, शिकायत किए, ये तर्क दिया जाता था आपको बहुत तकलीफ है आप कोर्ट जाइए। जब सारी चीजें कोर्ट से ही होनी थी, फिर सरकार का मतलब क्या है? अधिकारियों को भी फिर तो ये आप शह देते ना कि अगर देखता जो भी अधिकारी, नए अधिकारी आता, वो देखता है कि अच्छा फला अधिकारी है, उनके ऊपर ये आरोप लगे, आज नियुक्ति सचिव बने हुए हैं ये अधिकारी, इनके ऊपर CBI ने चार्जशीट दी हुई है, वो प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव बने हुए हैं। तो ऐसे में जो नए अधिकारी आते हैं उनको भी ये मैसेज जाता है कि आप भी उसी बहती गंगा में नहा लो, ताकि कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपको चारों तरफ से फायदा मिले तो अधिकारी भी उस रंग में रंगेंगे। अब अगर सख्ती होती है, सख्ती मतलब अगर किसी पे भी आरोप लगता है, किसी तरीके की जांच कराई जाए, प्रभावी कार्रवाई हो, तो जाहिर तौर पे अधिकारियों पे भी एक डर होगा कि हम पहुंच के बल पे नहीं बच पाएंगे, हमारे जो कागज है या जो ईमानदारी वही काम आएगी। तब शायद इन चीजों पे अंकुश लगेगा। इसके लिए किसी केवल अधिकारी को दोष देना मैं नहीं कहूंगी उचित है, क्योंकि पूरी व्यवस्था का घालमेल इस तरीके से हो गया कि पॉलिटिशियन और अधिकारी दोनों की जब हाथ दोनों ने मिला लिया तो उसका असर जनता को दिखा कि जितने भी देखिए प्रोजेक्ट्स, तमाम गड़बड़ियां हैं, सड़क के गड्ढे हैं, आप आखिर ऐसी कौन सी सड़क बनाते कि 6 महीने बाद वही की वही स्थिति रहती है। अगर आप जो सामान आम जनता या आप खरीदने जाइए, अगर आपको वो 100 में मिलेगा, सरकारी खरीद देखिए तो वो 500 का हो जाता। तो वो अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात है, और अगर उसकी शिकायत करिए और कोई कार्रवाई ना हो तो उन अधिकारियों को निश्चित रूप से शह मिलता है। ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी, जिस दीमक की बात कर रही हैं नूतन ठाकुर जी की पूरी व्यवस्था में दीमक लगी हुई है, ये तो लंबी चौड़ी प्रोसेस हो जाएगी, काम आप लोगों के पास बहुत ज्यादा है, कैसे कर पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन मैंने जैसा पहले आपसे कहा था कि अगर नीति और नियत साफ हो तो किसी लक्ष्य को पाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मुश्किलें हो सकती हैं, कठिनाई हो सकती है, और ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को समाप्त करना एक बड़ा टास्क है। नीचे से ऊपर तक जब भ्रष्टाचार की जड़ पूरी तरह से फैल चुकी है, चाहे वो पंचायत के आज जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वहां से लेकर के और शीर्ष तक। परंतु जैसा ओंकार सिंह साहब कह रहे थे, श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एक बहुत बड़े चिंतक और विचारक थे। उन्होंने एक जगह पे कहा, ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने व्याख्यायित किया कि वो उस घोड़े की तरह है कि जिसपे बैठने वाला, जो घुड़सवारी करने वाला व्यक्ति है, जो सरकार चलाने वाला जो अंकुश है, वो अंकुश जिस तरह को होगा उस तरह से वो गति करेगा। तो ब्यूरोक्रेसी को जो ड्राइव करने वाला है, जो दिशा देने वाला है, अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति का है, वो दिशा देने वाला है, तो ब्यूरोक्रेसी उसी तरह से रिजल्ट देती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो योगी जी की सरकार है, वह पूरी तरह से सभी अधिकारियों की, शासन प्रशासन में बैठे सभी लोगों की अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी फिक्स करेगी। हम वो अनुशासन अपने ऊपर भी लागू करेंगे, और अपने ऊपर अनुशासन लागू करके जो भी सत्ता शासन में बैठे लोग हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन के लोग हों या नीचे जिले स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, नीचे तक इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक मजबूती के साथ फैसले किए। लेकिन आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल उठा रही हैं, वो तो कह रही है कि घुड़सवार ठीक नहीं है। देखिए वो देखिए उनका सवाल उठाना अपनी जगह पे है, लेकिन उनको भी उत्तर प्रदेश की जनता का जो फैसला है उसके सच को स्वीकार करना चाहिए। अभी वो उस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उनकी तंद्रा कहें, चाहे उनकी बेहोशी कहें। भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं, इसके बाद भी आपका स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अभी से ज्यादा क्या करें? चाहे वो कांग्रेस के मित्र हो, चाहे समाजवादी पार्टी के मित्र हो, आप बताइए, हम तो कुछ कह भी नहीं रहे हैं, फिर भी आप बार बार याद दिलाते हैं कि जनता का फैसला है, जनता के फैसले को तो हमने स्वीकार ही किया हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने वादा किया था, आप देखें अभी तो जैसा कि सिंह साहब और बाकी
हमारे मित्र सब कह रहे थे कि अभी ठीक तो है। कुल 15 दिन हुआ, लेकिन इसका असर धीरे धीरे सिस्टम पे भी और जनता तक पहुंचने लगा है। आप बिजली की आपूर्ति को लेकर के देख लीजिए, कानून ठीक है, व्यवस्था ठीक को है। लेकर रवीन देख सिंह जी, लीजिए, जिस शिक्षा असर की में बात जो- हरीश श्रीवास्तव जी कर सब रहे हैं, पे- वो आपको भी महसूस हुआ थोड़ा बहुत? जी जी, देखिए, जब शासक ऐसा हो कि योगी जी ने आने के बाद से जैसे संकेत 740 दिए हैं काम के, उस तरीके से चीजें अपने आप लाइन पर आने लगी है। जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड वाला हुआ, उसमें जो काम शुरू हुआ, यही पुलिस थी कि जिस तरीके से स्कूल कॉलेजों के सामने लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी और पुलिस मूक दर्शक रहती थी, आज वही पुलिस वहां पहुंच रही। हालांकि वो कुछ ज्यादा उत्साहित हो गई इस आदेश के बाद, तो उसने ऐसे लोगों को भी पकड़ लिया जो सही ढंग से भाई बहन जा रहे थे, पति पत्नी जा रहे थे। खैर, योगी जी ने उसका संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेने के बाद ऐसे लोग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही और कहा कि नहीं, केवल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो सही माने में इस तरीके के मजनू हैं और काम करते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरे, जिस तरीके से उन्होंने एक नौकरशाही को संकेत दिया है, संदेश दिया है कि आप काम करिए, यही वजह है कि आज 15-20 दिन होने को आए हैं और सरकार बने, अभी तक मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है, मुख्य सचिव या डीजीपी के में बदलाव नहीं हुआ है, जिलों में अधिकारियों का बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, पारदर्शिता से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो आप काम करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकारी वही हैं जो अभी नूतन जी बात कह रही थी कि जो नेताओं का और अधिकारियों का गठजोड़ था, ये गठजोड़ अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये गठजोड़ टूट गया तो भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो जाएगा, मैं नहीं मानता, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं प्रदेश में, इतने बड़े पैमाने पर हैं, और एक नौकरशाही के एक बड़ा वर्ग जो है इसी भ्रष्ट तंत्र में शामिल है। अभी आपने एलडीए की बात करी थी, एलडीए में मामूली सा बाबू भी करोड़पति आदमी है, उसके भी आधा दर्जन मकान है। तो इस तरीके से बड़े लोगों के मकानों की और प्लॉटों की बात छोड़ दीजिए। तो जब ये अब वही एलडीए के जो वाइस चेयरमैन है, वो अब सरकार के हिसाब से काम करना शुरू कर दिए हैं, जिन पर खुद आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अधिकारी अपने को सुधार लेते हैं और वो भ्रष्टाचार खत्म करके ईमानदारी से काम करते हैं, तो इसी नौकरशाही से योगी आदित्यनाथ जी को काम लेना है। अधिकारी कहीं अलग से नहीं आएंगे, अच्छे अधिकारियों को अच्छी जगह तैनाती मिलना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसा संकेत जाना चाहिए, ऐसा संदेश दिया जाना चाहिए कि अब आपकी भ्रष्टाचार की काम की नीति नहीं चलेगी। ठीक है, तब कैप्टन तो द्विवेदी जी, प्रदेश में विकास होगा जिस संकेत और की काम बात कर रहे हैं, अभी रवीन सिंह जी ने कहा कि एक ऐसा संकेत देना चाहिए उन अधिकारियों को जिन पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, वो संकेत की परिभाषा किस तरह की होनी चाहिए? अक्षय, देखें, ऐसा है कि अधिकारी अधिकारी होता है जी, नेतृत्व के ऊपर यह डिपेंड करता है कि उससे वो किस तरह का काम लेना चाहते हैं। कुछ अधिकारी अवश्य इसके एक्सेप्शंस होते हैं और वो हर सिस्टम में, हर रेजिम में मिल जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो अधिकारियों की है वो काम करने वाली होती है यदि उनसे पूरी अच्छी तरह से काम लिया जाए जी। और मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि जो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है इसमें यही अधिकारी आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक जो बहुत बड़ा दाग लग गया था अधिकारी वर्ग पर, अधिकारी और पॉलिटिशियंस का जो नेक्सस जिसकी बात अभी हमारी वो नूतन ठाकुर जी ने किया या रवीन सिंह ने जी किया, वो ब्रेक होगा और अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए यह पुनः अपनी पुरानी नीति पर आएंगे, जिसमें अधिकारियों के प्रति समाज में एक बड़ा आदर था, बड़ा सम्मान था और लोगों में बड़ा कॉन्फिडेंस था। यही का अगर पुराना इतिहास आप देख लें, भूरेलाल जी वगैरह हुआ करते थे, टीएसआर सुब्रमण्यम साहब थे, जिनके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता था और वो जरूरत पड़ने पर पॉलिटिकल सिस्टम से भी वो कह देते थे कि साहब यह कार्य संभव नहीं है, यह कार्य नियमों की परिधि में नहीं आता है। अब हमको उस लायक बनना पड़ेगा और जिस दिन अधिकारी उस लायक बन जाएगा, जनता में उसकी साख पुनः स्थापित होगी और ये नेक्सस टूट जाएगा। ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी, जो बातें रवीन सिंह जी ने कही, द्विवेदी जी ने कही, ये मौका ये वही मौका दे रहे हैं क्या अधिकारियों को कि अब भी वक्त है, वक्त रहते सुधर जाइए और ईमानदारी से अपना काम कीजिए। इसीलिए जो कहा जा रहा था कि अब नई सरकार आई है, एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, यही मंशा थी क्या कि एक मौका देके देखा जाए?
अक्षय जी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ टाउन हॉल कार्यक्रम में, बीबीडी में टाउन हॉल कार्यक्रम था जी। वो प्रदेश भर के युवकों से संवाद कर रहे थे। उसमें उन्होंने इस बात को बहुत साफ तौर पे कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चाहते हैं। ये जात पात की राजनीति बहुत हो चुकी उत्तर प्रदेश में, अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को सुशासन चाहिए, लोगों को कानून का राज चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके प्रति पूरी प्रतिबद्धता है उसकी जी। और हम सरकार, जैसा कि सभी पैनलिस्ट ने बताया, करीब करीब योगी जी की जो सरकार की जो काम करने का तौर तरीका है, किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि उनके खिलाफ फौरी तौर पे कोई कार्रवाई हो गई। चीजों को समझ करके अगर कहीं भ्रष्टाचार कोई मामले आए हैं, कोई भ्रष्टाचार के मामले पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, वो कोई हो, और बिना भेदभाव के, बिना किसी दबाव के सरकार काम करेगी। ये जो सरकार का जो काम करने का तौर तरीका भी थोड़े दिन बाद और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़े हम लगातार बहस भी करेंगे। हरीश श्रीवास्तव जी, हम सरकार सरकार के क्रियान्वयन से, सरकार किस तरह से कदम बढ़ा रही है, हम लगातार अवगत कराते रहेंगे प्रदेश की जनता को, और सवाल पूछते रहेंगे ऐसे ही जैसे पहले पूछते थे वैसे अब भी पूछेंगे। संजीव मिश्रा जी कुछ सुझाव देना चाहेंगे, साथ ही कुछ उम्मीदें भी आप लोगों की होंगी कि कम से कम नई सरकार पर आरोप ना लगे कि जातिवाद के आधार पर नियुक्तियां दी जा रही हैं, जातिवाद के लोगों को प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है, जाति विशेष पर मेहरबानी की जा रही है। कुछ सुझाव देना चाहेंगे? अक्षय जी, अब तक जो डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 14-15 दिन में जी, उसमें साफ सी बात है, जिस तरीके से एंटी रोमियो के माध्यम से किन लोगों को प्रताड़ित किया गया ये सब जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश जानता है, और मैं समझता हूँ भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में उसका संशोधन किया। उन्होंने अपने खुद ही बयान दिया कि इस तरीके से अति उत्साहित ना हो अधिकारी। तो मतलब साफ है कि आप प्लान्ड वे में काम नहीं कर रहे, बूचड़ खाने के नाम पर कहीं अंडे वाले, कहीं मछली वाले और कहीं चिकन और गोश्त बेचने वालों को पिटाई कर दी गई, कहीं उनके दुकानें जलाई गई। ये सारी चीजें अभी देखिए, नया नया मामला है, नई सरकार है, अति उत्साहित अधिकारी भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कोई अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा। यानी आपको लगता है कि अधिकारी नंबर बढ़ाते हैं? संजीव मिश्रा जी, अधिकारी नंबर बढ़ाते हैं? बढ़ा ही रहे, और अक्षय जी, ये हर सरकारों में होता है। कोई पट्टा लिखा करके सरकार नहीं बनाता है, पट्टा लिखा करके सरकार ये भी नहीं बनी है। अच्छे काम करेंगे निश्चित रूप से जनता आगे बढ़ाएगी, और अगर अच्छे काम नहीं होंगे, जनता ने इनको इसलिए चुना कि हमने जो काम किया उससे 4 गुना और 6 गुना ज्यादा ये काम करेंगे। ये मेट्रो ले आए, ये बुलेट ले आएंगे, बुलेट ट्रेन आ जाएगी 2019 में, जो मोदी जी ने कहा था कि 5 साल में तो अब आ ही जाएगी। तो 19 में उत्तर प्रदेश में हम लोग बुलेट ट्रेन से जाएंगे वोट डालने, तो निश्चित रूप से हम भी तारीफ करेंगे सरकारों की। लेकिन अगर इस तरीके की स्थितियां, जो डेवलपमेंट्स की बातें कही गई थी 2014 में और 2017 में जो अब बातें कही गई है, वो जैसे ही होती हैं, ये अच्छी बात है। इनकी कल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सारे किसानों का अगर कर्जा माफ हो जाता है तो ये अच्छी बात है। किसानों के साथ भी हम खड़े, सरकार के साथ भी हम खड़े, लेकिन ये पारदर्शिता से, अच्छी तरीके से, उसमें तीर तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर तीर तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जनता के साथ, जनता के वकील की हैसियत से हम सड़क से और संसद तक फिर उनको चैन से भी नहीं बैठने देंगे, इस बात को। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव मिश्रा जी, आपको कहीं जाना भी है। हरीश श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ओंकार नाथ सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस पारदर्शिता की बात अब संजीव मिश्रा भी कर रहे हैं कि सरकार को पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए, और आने वाले वक्त में उन लोगों की निगाह, उनकी पार्टी की निगाह इस पर रहेगी। उम्मीद कुछ कर सकते हैं कि पारदर्शिता वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, जैसा रविंद्र सिंह जी ने भी कहा कि हाँ, शुरुआत तो कुछ ठीक लग रही है। देखिए, अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, शासन धमक से चलता है, भय से नहीं। अगर आप भय दिखा देंगे, जो कि इस समय दिख रहा है, अधिकारियों में भय है, सबको डर लग रहा है हमारे खिलाफ कहीं एक्शन न हो जाए, कहां हमको उठा के पटक देंगे, क्या कर देंगे, तो इस भय के वातावरण में काम नहीं हो पा रहा है। जैसे रविंद्र सिंह जी ने बताया कि सचिवालय में, मुख्यमंत्री सचिवालय में अभी किसी भी अफसर की तैनाती नहीं हुई है, खाली एक स्पेशल सेक्रेटरी है। तो उसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? 31 मार्च के पहले बहुत से ऐसे आदेश थे जिनको पारित होना था, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ी मुख्यमंत्री के पास ले जाके फाइल को कराने की, कहीं ऐसा ना मुख्यमंत्री समझ ले कि कहीं हम इसमें कमीशन तो नहीं ले रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हजारों करोड़ रुपया जो है वो लैप्स हो गया। अब वो नए सिरे से बजट पास होगा
बजट पास होने के बाद फिर जब वो आएगा मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए, तब वो सामान क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। नतीजा क्या हुआ, 6-7 महीने वो काम पीछे हो गया। तो ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा और अधिकारियों को प्रेम से रखना पड़ेगा। जो खराब है उसको हटा दीजिए, जो आप समझते हैं गड़बड़ है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन भय मत दिखाइए कि कोई काम ही ना हो पाए। ठीक है, वो बहुत बड़ी गलती होगी नूतन जी, ये भय का माहौल आपको लग रहा है ओंकारनाथ जी ने जिस बात का जिक्र किया है? देखिए, मैं कहूंगी भय तो उन अधिकारियों को होगा जिन्होंने गड़बड़ किया है। अगर गड़बड़ नहीं किया है और उनकी मंशा साफ रही है, जो भी फाइलें रही होंगी वाकई में सही बनाई होगी, तो मुझे नहीं लगता कि उस पे कोई भय की बात थी फाइल को ले जाने में। निश्चित रूप से उन अधिकारियों का अपना डर होगा कि कहीं ये ना हो कि फाइल पे कुछ गड़बड़ी हो या जो काम किया हो नीति विरुद्ध किया हो, उस तरीके से किया हो। कई बार ये भी होता है कि जब सरकार बदलती है तो कई बार कई योजनाएं जो पिछली सरकार के लिए बहुत महत्व की होती है, नई सरकार के लिए वो योजना उतनी महत्व की नहीं होती। जैसे पिछली सरकार में ज्यादातर जो काम किया गया, बार जैसे मेट्रो को कहा जाता है, लेकिन मेट्रो अभी भी शुरू नहीं हुआ है। जिस तरीके से चुनाव को देखते हुए आनन फानन में प्रचारित कर दिया गया कि मेट्रो ऐसा लगा जैसे चालू हो गया है। सौंदर्यीकरण, जिस देश में सही से लोगों को इलाज नहीं मिल रहा हो, तमाम लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, वहां अगर आप सौंदर्य पे बहुत ध्यान देते, फव्वारे लगवाते हैं, तो जाहिर तौर पे उस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। उन जरूरतों को चिन्हित करने की जरूरत है कि कैसे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसको हम बेटर सुविधा कैसे दे सकते हैं, उसके रोजी रोटी के साधन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कहूंगी कि जैसे अभी मीट बंदी हुई है, आज मैं कोर्ट में थी, ये काफी पहले एनजीटी ने भी आदेश दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए। स्लॉटर हाउस बनने की बात थी, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ स्लॉटर हाउस छोड़ के स्लॉटर हाउस ही नहीं है। जो नियम कहता है कि जो भी मीट या जो कटेंगे वो एक पर्टिकुलर जगह पे कटेंगे। अगर नियम की, तो जब सरकार के नियत में थी, तो जरूरत की चीजें हैं, पहले उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए, उनको बेटर करिए, तो शायद उसका जो कमी रही पिछली सरकार की भी आप वाहवाही के लिए अगर योजना लाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत लाभ जनता को मिलता है। ओंकारनाथ जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। नूतन जी ने जो बात कही है, एक बात अच्छा जी, और एनजीटी के जिस आदेश की बात कही थी, जो बात कही है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, जो अभी बूचड़ खाने की बात आ गई, तो मैंने कहा इसको बात करना जरूरी। ठीक है, ठीक। बूचड़ खाने में आप दोषी करते हैं पिछली सरकार को। अच्छा, सरकार में कौन सा अंग था दोषी? नगर निगम। और उत्तर प्रदेश के, मैं समझता हूँ एक जिले को छोड़ दीजिए, तो जितने नगर निगम है पिछले 25 साल से भाजपा कब्जे में है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के नगर निगम के मेयर से नहीं पूछा भाई ये सब क्या किया तुम लोगों ने? नहीं तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती, क्या करना चाहिए? मुख्यमंत्री बना दिया। अगर नगर निगम मनमानी करते हैं, अगर जिम्मेदारी है सर, अगर निगम मनमानी करते हैं उस समय, सुनिए नहीं, सुन लीजिए, नगर निगम की जिम्मेदारी है, नगर निगम को इसमें एक्शन लेना चाहिए था। और मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है या प्रदेश सरकार इससे हट गई, लेकिन मुख्यमंत्री को कम से कम नगर निगम के मेयर्स को बुला के पूछना चाहिए, भाई तुम इलेक्शन लड़के जीत के आते हो, तो क्या करते हो? ये कमी कहाँ रह गई ओंकारनाथ जी? ये तो मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए ना। नहीं, ये फेलियर किसका है? ये तो मुख्यमंत्री के लेवल पर बात करनी चाहिए, उनको अपने आदमियों से। नहीं तो मानते हैं ना कि अखिलेश सरकार ने इसमें कारगर कदम नहीं उठाया ओंकारनाथ सिंह जी? अखिलेश सरकार ने तो कारगर, सुनिए, अखिलेश सरकार को कारगर कदम तब हुआ जब उनके पास कोई चीज जाती। सर, शासनादेश उनकी तरफ से जारी किया जाता है, जब एनजीटी की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि आप अवैध बूचड़ खानों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। शासनादेश के बाद कितनी दुकानें बंद की गई थी? वही तो कह रहा हूँ अक्षय, कि शासनादेश जब आया, जब एनजीटी की तरफ सवाल आया, तब उनको पता चला कि ये लाइसेंस नहीं इशू हुए हैं। उसके पहले सरकार से क्या मतलब? और फिर पिछले 2 साल से जो आरोप भी लग रहे हैं, तमाम मीट कारोबारी वो आरोप लगा रहे हैं कि नवीनीकरण तो सरकार नहीं कर रही थी, क्यों नहीं किए गए? ये जिम्मेदारी किसकी बनती, रविंद्र सिंह जी? ये नवीनीकरण सरकार तब करेगी जब नगर निगम वहां से भेजेगा। ये नगर निगम की जिम्मेदारी है, लाइसेंस इशू करना, ठीक कराना, जो कुछ भी करना है। सर, प्रदेश सरकार है, चेक करता है कि योगी सरकार है, अगर कोई नगर निगम, रविंद्र सिंह जी उनका इंस्पेक्टर गैर कानूनी तरीके से चलवा रहा है, तो ये गलती तो नगर निगम की है ना। ठीक है, रविंद्र सिंह जी, क्या तत्कालीन सरकार इस जिम्मेदारी से बच सकती है कि निगम में हमारा कब्जा नहीं था?
अब ये तो कोर्ट बताएगा, ये तो कोर्ट बताएगा कि सर किसकी कोर्ट ने तो जिम्मेदारी है। फटकार हाईकोर्ट ने लगाई पूछा थी, तो है, कोर्ट ने कि तो नगर फटकार निगम ने लगा क्या दी किया थी। इसमें? नूतन ठाकुर है, नूतन ठाकुर ने तमाम नगर पीआईएल निगम के दाखिल बारे किए, में तमाम पूछा जन है। सरोकार के। आपने कोर्ट को पढ़ा नहीं, जी। कोर्ट ने यही पूछा है कि नगर निगम ने क्या किया इस संबंध में, नगर निगम ने इस संबंध में क्या किया, ये पूछा है कोर्ट ने। नूतन ठाकुर जब जी, भी आप कभी भी जिम्मेदारी को एक दूसरे पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तब तो आप कहिए वो फला मंत्रालय का काम था, उसने नहीं किया, सरकार की क्या गलती है। सरकार एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, तमाम अंगों को मिल के बनती है, तो किसी एक पे अगर आप दोष देते हैं वो सही नहीं है। आखिर फव्वारे लगाने के लिए किस विभाग ने कहा था, अगर उस तरह की बातें होने लगे तब तो वो मैं कहूंगी कि पूरी चर्चा ही बेमानी है। सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, आप ये कह के नहीं बच सकते कि वो तो नगर निगम की जिम्मेदारी थी, फला पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी। शासन प्रशासन पूरा और मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, नहीं तो निश्चित मजबूरी रूप से समझते हैं मुख्यमंत्री ओंकार नाथ उसके सिंह लिए जी accountable तो की। होते रविंद्र ही। सिंह जी, सहयोगियों का धर्म तो थोड़ा नहीं, निभाना ही मजबूरी की पड़ता बात है। नहीं है। देखिए ओंकार नाथ सिंह ने तो पहले ही कह दिया कि घुड़सवार सवार जो होता है, घुड़सवार, उसकी काबिलियत में सब कुछ होता है, और वो वो चीज काबिलियत नहीं नजर आ है। रही बात है। इस बात का यही तो मैं उसको यही तो कह रहा हूं कि ये नगर निगम की लापरवाही से सरकार को झेलना पड़ रहा है। अगर नगर निगम ये काम था कायदे से करता तो शायद सरकार को ये परेशानी न झेलनी पड़ती, समय रहते लाइसेंस हो जाते, समय रहते कमियां दूर हो जाती। यानी अब कम से कम संकेत तो रविंद्र सिंह जी इसमें दे दिए ओंकार नाथ सिंह जी ने कि अखिलेश यादव नहीं कर पाए, अब सरकार के पास अगर मौका है तो वो करके देखिए, दिखाए। अक्षय जी दोनों भागीदार है, जी। सरकार और नगर निगम दोनों ही भागीदार है इस गलती के कि जो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बूचड़ खानों का आधुनिकीकरण होना चाहिए, जी। जिस तरीके के बूचड़ खाने बनना चाहिए, गंदगी ना आए और उस तरीके से और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो, साफ सफाई हो, तो ये चीजें ये जिम्मेदारी दोनों की थी, सरकार और नगर निगम दोनों की थी। नगर निगम ने भेजा नहीं, लेकिन सरकार ने कभी नगर निगम से पूछा भी जी। नहीं। तो कोई इससे ये कहा जाए कि सरकार दोषी नहीं है, नगर निगम दोषी है, मैं दोनों को दोषी मानता हूं कि दोनों की वजह से ही, दोनों की लापरवाही की वजह से ही ये काम हुआ है। अगर नगर निगम बताता या नगर निगम से सरकार पूछती, नगर विकास मंत्रालय पूछता कि भाई इनका आधुनिकीकरण में क्या आड़े आ रहा है, कौन सी बाधाएं आ रही हैं, उनको दूर किया जाए, तो वो चीजें नहीं हुई, उसका नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। तो अब नई सरकार के सामने भी चुनौती है कि किस तरीके से इन बूचड़ खानों का आधुनिकीकरण हो और उनको सही ढंग से चलाया जा सके, क्योंकि अभी तक होता। ठीक है कैप्टन द्विवेदी जी, फाइनल जी रविंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कैप्टन द्विवेदी जी फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि कितनी उम्मीद की जाए, आम जनता को उसका हक मिल पाएगा? अब नई सरकार से नई उम्मीदें भी लोगों को पली हैं, इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नकेल भी कसनी होगी। कुछ सुझाव देना चाहेंगे ब्यूरोक्रेसी के लिए भी और सरकार के लिए भी कि कैसे ब्यूरोक्रेसी ठीक ढंग से काम करे? अक्षय, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है शासन और प्रशासन दोनों के लिए जी। कि नई सरकार में हम अपनी प्रतिबद्धता को किस प्रकार से कायम करें कि जो एक एक बाल, अगर आप ब्रिटिश टाइम से एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन सदैव इकबाल से चलता रहा है। एक थाने का एक सिपाही अगर गांव में घूम जाता था तो लोगों की हालत खराब हो जाती थी, और आज थाने में घुस करके लोगों की पिटाई हो जा रही। इकबाल समाप्त होने के कगार पे है और इसको बचाने का काम ब्यूरोक्रेसी के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि जो वर्तमान सरकार जिस तरह से भी 10-15 दिन ही हुए हैं गाइडलाइंस दे रही है, अगर उन गाइडलाइंस पे ब्यूरोक्रेसी चलेगी तो एक बहुत बड़ा जो धब्बा लगा हुआ है करप्शन का और ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल गठजोड़ का, नेक्सस का, वो समाप्त होगा और हम इस्टेब्लिश कर लेंगे अपने आप को ये दिखा करके। और साथ में आवश्यक ये है कि सरकार जो दागी लोग इस्टेब्लिश्ड हैं उनके खिलाफ भी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स करे, ताकि जो यंग लॉट आ रहा है या जो नया लॉट आ रहा है वो उससे सीख ले और उन करप्ट प्रैक्टिसेस में वो इंडल्ज ना करे। चले बिल्कुल, यानी आपको लगता है कि मौका पूरा है न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए बल्कि नई सरकार के लिए भी कि किस तरह से वो व्यवस्थाओं को पटरी पर लाती है और कैसे आम जनता के भरोसे पर खरा उतरती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी पर दाग लगते रहे हैं, इन दाग को किस तरह से धोने का काम किया जाएगा, कैसे जनता से को जो उम्मीदें दी गई हैं उन
उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सरकार काम करेगी। हालांकि चुनौतियां तमाम हैं, लेकिन कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं और योगी सरकार जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले भी कर रही है, उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही है कि आने वाले वक्त में तस्वीर भी कुछ साफ नजर आएगी और उत्तर प्रदेश की तकदीर भी बनती नजर आएगी। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।